हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 3 का स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने धातु और अधातु के क्वालिटीज़ के बारे में स्टडी किया। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग आयनिक यौगिकों के बारे में स्टडी करेंगे कि आयनिक यौगिक के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज़ पाए जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिक के बारे में। आयनिक यौगिक ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं, ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl कंपाउंड को जब किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं NaCl रिएक्शन करने से पहले सोडियम आयन और साथ ही साथ क्लोराइड आयन में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह MgCl2 को देख सकते हैं हम। MgCl2 भी एक आयनिक कंपाउंड है और यह भी आयन के रूप में सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में डिवाइड हो जाता है और यह बनाता है मैग्नीशियम आयन और प्लस 2 क्लोराइड आयन। ये सभी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग आयनों में विभाजित हो जाते हैं। किस तरह से आयनिक कंपाउंडों में दोनों आयन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं NaCl के बारे में। NaCl के एक अणु में सोडियम और क्लोरीन के परमाणु कैसे अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। सबसे पहले हम सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट में EB भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यह किस तरह से इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं और संक्षेप में EB से हम जानते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब यह हुआ सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं सोडियम परमाणु का। तो 11 है, तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 10 और 1 11। अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से हम क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 17 है, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा 2, 8, 7, 2, 8, 10 और 7 17। इसका मतलब यह हो गया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कोई भी कंपाउंड किस तरह से, कोई भी तत्व आयन किस तरह से किसी दूसरे पदार्थ के तत्व या आयन से अटैच होते हैं और किस तरह से वे अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इसी अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व आयन
या मूलक किसी दूसरे पदार्थ के तत्व, आयन या मूलक से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के विनिमय द्वारा, स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके कंपाउंड को बनाते हैं और उन दोनों के बीच एक प्रबल सहसंयोजक बंध या वैद्युत संयोजक बंध या उप सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होता है और वे सभी यौगिक कंपाउंड अपने स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। और इसमें अष्टक नियम को हम विशेष ध्यान रखते हैं। अष्टक नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करता है, जिसके लिए या तो वह अपने अंदर से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है या तो किसी दूसरे पदार्थ से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और इस तरह से अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ देख सकते हैं सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो चलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा इसको हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। तो चलिए यहाँ पर हमने 1 को इंडिकेट कर दिया, क्रॉस सिंबल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी संख्या 1। और Cl क्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। यहाँ हमने देखा सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है। तो यहाँ हमने लिखा क्लोरीन और इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ इस सर्कल सिंबल के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी संख्या 7 है। यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और यहाँ पर 1, 7। अब हम देख सकते हैं सोडियम के अंदर ऐसी क्षमता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है और क्लोरीन के अंदर ऐसी क्षमता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर सोडियम परमाणु अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु को दे देता है और इस तरह से सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो सोडियम के ऊपर 1 धन आवेश आ जाते हैं और क्लोरीन परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्लोरीन परमाणु के ऊपर 1 ऋण आवेश आ जाते हैं। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं और इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर कहते हैं NaCl। तो यहाँ पर NaCl का परमाणु ऐसे बन जाता है। तो चलिए हम अगले कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड परमाणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होते हैं। MgCl2 का इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु हम समझते हैं। तो इसके लिए भी हमें मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जानना होगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 का 2, 8, 2। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा या सबसे लास्ट बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। इसी तरह क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, 2, 8, 10 और 7, 17। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर Mg के 1 परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणु से जुड़े हैं। तो चलिए इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम देखते हैं कि किस तरह से मैग्नीशियम क्लोरीन से जुड़े हुए हैं। तो मैग्नीशियम एक ही है, तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम को बीच में रख दे रहे हैं और क्लोरीन 2 परमाणु हैं। तो एक क्लोरीन इस साइड में कर रहे हैं, एक क्लोरीन दूसरे साइड में हम कर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से मैग्नीशियम और क्लोरीन एक दूसरे से
इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहे हैं। तो बारीक कक्षा में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ देखिए इस दूसरे सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह दूसरे क्लोरीन में भी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के बारीक कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम के अंदर वह क्षमता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यह त्याग कर सकता है। तो इसने मैग्नीशियम ने अपना पहला इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन को दे दिया, पहले क्लोरीन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी त्याग करके दूसरे क्लोरीन को दे दिया। और इस तरह से जब मैग्नीशियम ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 धन आवेश आ गया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके ऊपर 1 ऋण आयन, दूसरे साइड में क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके भी ऊपर 1 ऋण आयन। अर्थात हम कह सकते हैं MgCl Cl2, ठीक है, MgCl2। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं और यही सब मिलकर के आपस में किसको फॉर्मेशन करते हैं? MgCl2 के एक अणु का, MgCl2 का यहाँ पर एक अणु बन जाता है। यह इलेक्ट्रॉन संरचना के माध्यम से इलेक्ट्रॉन संरचना के माध्यम से हम इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से यह कंपाउंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो चलिए आयनिक यौगिकों के बारे में जानते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो जल में घोलने पर अलग अलग आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसको जल में घोलने के बाद वे अलग अलग आयनों में वियोजित हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है, इस टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं आयनिक यौगिकों के बारे में। आयनिक यौगिक है NaCl जिसे नमक कहते हैं, LiCl लिथियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सभी क्या हैं? आयनिक यौगिक हैं। इनके गलनांक भी दिए हैं और क्वथनांक भी दिए हैं। गलनांक कितना केल्विन ताप दिया जाए कि ये तरल रूप में आ जाए, पिघल जाए, और कितना केल्विन ताप दिया जाए कि यह उबलने लगे, भाप के रूप में कन्वर्ट होने लगे। तो यहाँ पर सोडियम को हम देख सकते हैं, सोडियम का गलनांक है 1074 केल्विन और इसका क्वथनांक है 1686 केल्विन। इसी तरह लिथियम क्लोराइड का गलनांक 887 केल्विन और क्वथनांक 1600 केल्विन। कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक 1045 केल्विन और इसका क्वथनांक 1900 केल्विन। इसी तरह अगले कंपाउंड को देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड 2850 केल्विन गलनांक है और क्वथनांक 3120 केल्विन। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आयनिक कंपाउंड का गलनांक 981 केल्विन और क्वथनांक 1685 केल्विन होता है। तो देखिए हम इस आयनिक कंपाउंडों को देखते हैं किस तरह से यह अलग अलग आयनों में वियोजित हो रहे हैं। तो चलिए इन कंपाउंड को हम देखते हैं एक नज़र में। पहला है NaCl, दूसरा LiCl, तीसरा CaCl2, चौथा
CaO, पाँचवा MgCl। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन आयनिक कंपाउंड्स को देखिए किस तरह से यह अलग अलग आयनों में यह वियोजित होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड, इन कंपाउंड्स के बारे में। NaCl को जल में घोलने पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मुक्त हो जाते हैं। सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। लिथियम क्लोराइड को जल में घोलने पर लिथियम आयन धन क्लोराइड आयन। कैल्शियम क्लोराइड को जल में डिजॉल्व करने पर कैल्शियम आयन और प्लस 2 क्लोराइड आयन। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डिजॉल्व करने पर कैल्शियम आयन और प्लस ऑक्साइड आयन। Mg क्लोराइड को जल में डिजॉल्व करने पर मैग्नीशियम आयन और प्लस 2 क्लोराइड आयन। तो इस तरह से यह आयनिक कंपाउंड होते हैं सभी। देखिए यहाँ पर जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं सभी देखिए अलग अलग आयनों में वियोजित हो गए हैं जल में घोलने पर, सभी आयन के रूप में बन गए हैं। तो इसलिए इन सभी यौगिकों को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इन सभी कंपाउंड को जल में घोलने पर अपने अलग अलग आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो चलिए इनके कुछ क्वालिटी के बारे में, गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं हम कि इनके अंदर, इन यौगिकों के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से विशेषताएं पाए जाते हैं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला गुण है, इसको हम देखते हैं भौतिक प्रकृति के बारे में। यदि हम देखें कि भौतिक प्रकृति क्या होती है। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सभी के अंदर धनायन और ऋणायन में डिवाइड होने की क्षमता होती है। तो धनायन और ऋणायनों के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल इन कंपाउंड को जोड़ने का कार्य करता है और इसीलिए ये कंपाउंड ठोस और कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। यह भी एक विशेषता है आयनिक कंपाउंड्स के। सेकेंड है क्वालिटीज, गलनांक और क्वथनांक को हम देखें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जैसा कि आपने टेबल में देखा, सभी कंपाउंड के गलनांक भी बहुत हाई हैं और क्वथनांक भी बहुत हाई हैं। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये इनका क्वथनांक और गलनांक दोनों अधिक होता है। नेक्स्ट क्वालिटी है घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। जल में जितने भी वैद्युत संयोजक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, इजीली जल में घुल जाते हैं और वहीं पर ये कंपाउंड केरोसिन में, पेट्रोल में अच्छे से नहीं घुल पाते हैं, अविलेय होते हैं। केरोसिन, पेट्रोल जैसे लिक्विड में अविलेय होते हैं, घुलते नहीं। नेक्स्ट इसका क्वालिटी है विद्युत चालकता। यदि हम विद्युत चालकता की जांच करें तो किस तरह से प्रभाव दिखाते हैं आयनिक यौगिक। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनित यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया कि किस तरह से आयनिक यौगिक अलग अलग आयनों में वियोजित हो जाते हैं।
जब आयन के रूप में ये वियोजित हो जाते हैं तो उस कंडीशन में यह विद्युत का चालन बहुत ही सुचारू ढंग से करते हैं। और वहीं पर जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ठोस अवस्था में आयनों के रूप में वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए उस कंडीशन में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो आयनिक यौगिकों की यह भी क्वालिटी है कि लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में ये आयनों के रूप में वियोजित होते हैं और इस कंडीशन में ये विद्युत का चालन करते हैं और ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में स्टडी करते हैं जो आपके इस बुक में दिए हुए हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कॉपी पर किस तरह से हम सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या? फर्स्ट, सोडियम का सिंबल Na, कौन कौन से तत्वों के बारे में इलेक्ट्रॉन बिंदु देना है? सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो इस तीनों तत्व के बारे में हमें इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र को देना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो 2, 8, 1। यदि आप तो देखिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O है। आपने इसके पहले भी देखा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम के बाहरी कक्षा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। फिर से दिखा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी दिखा दे रहा हूँ, 8 होता है परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 6। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसमें होते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ फिर से हम दिखा दे रहे हैं आपको मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। यानी मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसको देखिए कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन बिंदु से। अब यहाँ पर हमने लिख दिया Mg और यहाँ हमने लिख दिया O। अब Mg के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ इंडिकेट किया और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए यह दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दे दे रहा है। तो यहाँ पर 2, 8, 2 था तो अब इसका स्थायित्व हो गया 2, 8 हो गया। 2, 6 था तो इसका भी 2, 8 हो गया, यह भी स्थायी हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो Mg के ऊपर 2 धनावेश और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके ऊपर 2 ऋणावेश आ जाते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन संरचना का सूत्र है। इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो चलिए इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। अब देखिए यौगिक में उपस्थित आयन, यौगिक में उपस्थित आयन, कौन कौन से आयन उपस्थित हैं इसको देखिए। तो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड थे, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड में उपस्थित आयन सोडियम आयन तथा ऑक्साइड आयन है, ठीक है, 2 सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन तथा ऑक्साइड आयन। तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में उपस्थित आयन क्रमशः सोडियम आयन, ऑक्सीजन आयन, ऑक्साइड आयन और मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन, ये उपस्थित आयन। अब अगला क्वेश्चन दिया है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में अध्ययन किया था और हमने यह जाना कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। इसका कारण यह होता है कि यह मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बलों से जुड़े होने के कारण, मजबूत आकर्षण बलों से जुड़े होने के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। यह प्रबल आकर्षण बल से यह यौगिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन आयनों, क्योंकि आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक अलग अलग आयनों से मिलकर बने होते हैं और इन आयनों को एक दूसरे से बांधने का कार्य एक प्रबल आकर्षण बल करता है और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह प्रबल आकर्षण बल से यह आयनिक यौगिक, आयनिक पदार्थ एक दूसरे से यह आयन जुड़ करके उस आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक को स्टडी करते हैं और हमारा अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। धातु का नाम आप लोग सुने हैं, इसके पहले ही तत्व को धातु, अधातु, धातु में डिवाइड किया गया। धातु में जैसे सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी धातुओं के एग्जाम्पल। तो धातु को कैसे हम प्राप्त करते हैं शुद्ध रूप में, इस टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं हम उसे पृथ्वी के नीचे से खुदाई के दौरान प्राप्त करते हैं। क्या जो भी धातुएं हम यूज करते हैं वह पृथ्वी के नीचे से उसी रूप में मिलती हैं? शायद नहीं। आपका उत्तर होगा नहीं। इसका रीज़न यह है स्टूडेंट्स कि धातुएं पृथ्वी के नीचे से जिस अवस्था में पाई जाती है, जिस प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, धातुओं के उस प्राकृतिक रूप को खनिज कहते हैं और उस खनिज पदार्थ में वे धातुएं पाई जाती हैं और उन धातुओं के साथ साथ कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। तो धातुओं के उस अवस्था को जिसे हम पृथ्वी के नीचे खुदाई के दौरान प्राप्त करते हैं, उस अवस्था को खनिज कहते हैं। और
कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिससे कम लागत के द्वारा हम अधिक मात्रा में धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो ऐसे खनिज पदार्थों को जिनसे बहुत अधिक मात्रा में धातुओं को प्राप्त करते हैं कम लागत के द्वारा, ऐसे खनिज पदार्थों को हम अयस्क कहते हैं। तो आपने जाना खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। कोई भी धातु पृथ्वी के नीचे से जिस रूप में प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, और जिस खनिज से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सरलतापूर्वक और अधिक मात्रा में धातु को निष्कर्षित करते हैं उस खनिज पदार्थ को अयस्क कहते हैं। अलग अलग धातुओं को अलग अलग अयस्कों से हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक को स्टडी करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क से कैसे धातुओं को हम प्राप्त करते हैं। आप लोग जानते हैं यहाँ बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं जो पृथ्वी के नीचे से ही हम खुदाई के दौरान प्राप्त करते हैं। कुछ धातुएं उसमें से बहुत ही क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, और इसी के अनुसार प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा सक्रियता श्रेणी के बारे में, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कि कौन सी धातु सबसे सक्रिय होती है, कौन सी धातु कम सक्रिय होती है। तो इसका भी एक सीरीज होता है, एक बार पुनः हम दिखा रहे हैं आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी को। यहाँ देखिए पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यह सक्रियता का श्रेणी है, क्रम है। ऊपर सबसे अधिक सक्रिय, उसके नीचे सक्रियता कम होती जा रही है। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर पोटेशियम है और सबसे नीचे आरम है, सोना है, गोल्ड। यानी पोटेशियम सबसे सर्वाधिक सक्रिय धातु है जबकि सोना सबसे कम सक्रिय धातु है। तो सक्रियता श्रेणी को यहाँ पर एक सीक्वेंस में सेट किया गया है और इसका सीक्वेंस क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कुछ पॉइंट को देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो सबसे नीचे है जैसे सिल्वर और सोना, चांदी और सोना, यह सबसे नीचे हैं इसलिए सबसे कम क्रियाशील हैं और यह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यह 5 ऊपर दिए गए हैं और यह इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। और बीच में जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। तो सक्रियता श्रेणी के बीच में जिंक, आयरन और लेड दिखाया गया है। तो यानी अभिक्रियाशीलता की या मध्य में होती है, मध्यम में होती है, बहुत अधिक सक्रिय नहीं है और न ही कम सक्रिय है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। कौन? जिंक, आयरन और लेड। ऑक्साइड के रूप में जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट। आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट। लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड और लेड कार्बोनेट के रूप में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से
3 वर्गों में डिवाइड किया गया है अभिक्रियाशीलता के आधार पर। निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और उच्च अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु विद्युत अपघटन के माध्यम से रिएक्शन देते हैं। मध्य वाले कार्बन के उपयोग से इनका अपचयन किया जाता है और लास्ट वाले प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो चलिए हम आगे के टॉपिक को हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से अयस्कों से शुद्ध रूप में धातुओं को हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारा है जो भी अयस्क होता है, अयस्क क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनसे धातुओं को कम लागत में प्राप्त करते हैं अयस्क कहलाते हैं। अयस्क का सांद्रण किया जाता है सबसे पहले। सांद्रण भी किस तरह से होता है? अलग अलग धातुओं का सांद्रण कैसे होता है? उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का कैसे होता है, मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का सांद्रण कैसे होता है और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का सांद्रण कैसे होता है, इस आरेख में यह इंडिकेट किया गया है। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन के बाद शुद्ध धातु हम प्राप्त करते हैं। मध्य अभिक्रियाशील धातुओं को कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क में डिवाइड किया गया है। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं, सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं और दोनों से धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं और बाद में इन्हें धातुओं में अपचयन करते हैं और इस तरह से जो प्राप्त होता है उस धातु का शोधन करके शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करते हैं। इसी तरह निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में से सल्फाइड अयस्क होते हैं, इनका भर्जन किया जाता है, फिर भर्जन से धातु प्राप्त करते हैं और इसका परिष्करण करके शुद्ध रूप में धातु को हम प्राप्त करते हैं। यह पूरी प्रोसेस अयस्कों का निष्कर्षण का होता है और शुद्ध धातु को प्राप्त करने का होता है। यह सभी स्टेप प्रयोग किए जाते हैं और धातु शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। अयस्कों का